हेलो गाइज, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइज उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्षेत्रीय राज्य और वैधता का प्रश्न के बारे में। अंतिम टॉपिक है ये इसी इकाई का। चलिए गाइज जान लेते हैं डिटेल में। एग्जाम में अक्सर ये आता है, विशेषताओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जान लेते हैं कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता जो है क्षेत्रीय राज्यों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि पहला है हिंदू और मुसलमानों के बीच सल्तनत काल में बैरभाव हुआ करता था। दोनों के बीच आपसी झगड़े और संघर्ष में वृद्धि लगातार होती रही। तो एक जो विशेषता है ये है। और दूसरी है कि जो इस काल में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष होते थे, अपेक्षाकृत मुसलमान और मुसलमान राजाओं तथा हिंदू और हिंदू राजाओं के बीच अधिक गहरे संघर्ष हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मालवा और जौनपुर के मुसलमान शासक गुजरात के परंपरागत दुश्मन थे। कमाटा और अहोम के राजाओं के बीच भी युद्ध देखने को मिल जाता है। यानी कि जो इस समय में ज्यादातर युद्ध हुआ करते थे वो मुसलमानों तथा हिंदुओं के हिंदू राजाओं के बीच अधिक गहरे संघर्ष हुआ करते थे। दूसरी विशेषता ये है। तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो राजनीतिक संधियों में धर्म की अपेक्षा समय और परिस्थिति को अधिक भूमिका दी जाती थी। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम देखें तो महमूद शाह गुजराती के खिलाफ मालवा की जो महमूद खलजी प्रथम के चंपानेर के राज्य गंगा दास की सहायता से यानी कि सहायता भी करते थे आपस में एक दूसरे की राज्य। ये भी एक विशेषता आ जाती है। खास बात ये भी है इस काल की कि राजनीतिक व्यवस्था का फैलाव ऊर्ध्व था न कि क्षैतिज। अर्थात क्षेत्रीय राज्यों का जो भू क्षेत्र था वो क्षैतिज दृष्टि से सल्तनत के मुकाबले काफी कम हुआ करता था। राजनीतिक व्यवस्था ऊर्ध्व रूप में ग्रामीण इलाकों तक गहरी जमी हुई थी। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम कह सकते हैं इस समय की विशेषता के बारे में, जो कमजोर पॉइंट्स हैं इसके, तो वो हैं जिस क्षेत्र में भू राजस्व सीधे राजस्व पदाधिकारी द्वारा वसूला जाता था वह राज्य का प्रभाव नियंत्रण सबसे ज्यादा होता था। जिन इलाकों में राजस्व स्थानीय सरदार वसूलते थे वहां भी राज्य का नियंत्रण पर्याप्त होता था। जिन राज्यों में केवल नजराना आता था वहां राज्यों का नियंत्रण सबसे कम होता था। इस व्यवस्था का सीधा प्रभाव क्षेत्रीय शासक और सामंत करदाता सरदार तथा राज और स्थानीय कुलीन वर्ग यानी कि जमींदार मुकदम आदियों के बीच में संबंध पर पड़ता था। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं सामंत और भूपति कुलीन वर्ग के बारे में। तो उनकी क्या विशेषता रही? तो उनकी जो विशेषता थी वो क्या थी कि इन सामंतों का जो वेतन के बदले क्या दिया जाता था? इक्तावा। इक्तावा क्या था? वेतन के बदले राजस्व का हिस्सा दिया जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कि जो राजस्व वसूलते थे तो वो कानून व्यवस्था को संभालते थे। तो राजा को सैनिक भी मुहैया करवाते थे। तो वो कौन होते थे? सामंत होते थे। सिद्धांतिक तौर पर राजा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सरदार को दे सकता था कोई भी काम, वंशानुगत नहीं होता था ये काम। भूमिधर कुलीन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो राज्य वसूली और कानून की व्यवस्था बनाए रखने का काम होता था भूमिधर कुलीन वर्ग का। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसमें दो कोटियों में विभक्त थे ये, भौगोलिक और राजनीतिक। तो जैसे कि सीमांती क्षेत्र में रहने वाले भूमिधर कुलीन होते हैं वो इस कोटि के सरदार और राजा आते हैं, यानी कि सरदार और राजा कहा जाता है उनके। तथा तौर पर हम बिचौलिए या फिर जमींदार भी कह सकते हैं। मुख्य भू क्षेत्र में रहने वाले भूमिधर वर्ग को हम तथाकथित जमींदार कहते हैं। तो पहली कोटि में जो आते हैं वो दुर्गाई हट्टी तत्व वाले बोलबाला वाले राजा पक्ष के होते हैं। दूसरे राजा अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। तो मुख्य भू क्षेत्र में आने वाले कुलीन वर्ग के लोग अपेक्षाकृत दबाव अधिक रहता है, उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। चरित्रगत विशेषताओं का भी ध्यान दिया जाता है और स्थानीय आधार पर कोई भी अधिकांश शासक अप्रवासी नहीं होता। उनका मुख्य उद्देश्य होता है निष्ठावान ग्रामीण कुलीन का निर्माण करना तथा
जिसकी सहायता से पुराने कुलीन वर्ग की शक्ति को संतुलित किया जा सकता है। क्षेत्रीय शक्तियों या यही प्रमुख उद्देश्य होता है और इसी में उनकी सफलता निहित होती है। तो मुसलमानों के आक्रमण और राजपूत राजवाड़ों के आपसी युद्ध के कारण राजपूत काफी संख्या में मालवा और गुजरात की ओर स्थानांतरित होते हैं। हम देखते हैं कि 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के अधिकतर भूपति राजवती थे। अतः इस प्रक्रिया में मालवा और गुजरात के राजाओं को कड़े विद्रोह का सामना करना पड़ता है। गुजरात में सुल्तान अहमद शाह प्रथम के वंश व्यवस्था लागू कर इस क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन आते हैं। तो उन्हें मुक्ति कहा जाता है, जिनका किसी जमीन पर सेनापति के रूप में नियंत्रित होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में। उत्तरीय भारत राज्यों की उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था सल्तनत के। इसके पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि क्षेत्रीय राज्यों को संस्थापक किसी न किसी रूप में सल्तनत के मातहत कर्मचारी रह चुके होंगे, गवर्नर रहे होंगे, सल्तनत की सेवा कर चुके होंगे। तो ऐसे लोगों को ही उत्तराधिकारी के लिए चुना जाता था। तो कुछ मामलों में यह बात सही है कि जगह पर बात लागू नहीं होती। तो मसलन गुजरात, मालवा, जौनपुर के संस्थापक कर्मण जफर खां, दिलावर खां और मलिक सरवर तुगलक सल्तनत के गवर्नर रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के शासक सल्तनत के सीधे नियंत्रण संबंध रख चुके हैं। तो राजपूत राज्य जो थे तो दृष्टि से अपवाद थे। तो इसी तरह सल्तनत पर आक्रमण को झेलना पड़ता, पर उन्हें कभी भी उसका पूर्ण आधिपत्य स्वीकार नहीं था। जब भी उन्हें मौका मिलता तो सल्तनत की अधीनता के जोए को उतारकर फेंक देते और वंशीय राज्य की स्थापना कर लेते। तो सिंध के मामले भी बिल्कुल ऐसा ही था। सल्तनत के दबाव में आकर सिंध के शासक इल्तुतमिश, महमूद तुगलक और फिरोज तुगलक का प्रभाव स्वीकार कर लेते हैं, परंतु व्यवहारिक तौर पर सुमीराहों और समारोह में स्वतंत्र रूप से शासन कर लेते हैं। असम, कश्मीर और उड़ीसा के राज्यों का उदय भी सल्तनत के बिल्कुल स्वतंत्र रूप में ही हुआ है। कुछ जो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय सल्तनत के खंडहर पर हुआ है। तो अंततः यह मान लेना चाहिए कि यह राजनीतिक संरचना की सल्तनत के ही ढांचे में निर्मित हुए हैं। उत्तराधिकारों का प्रश्न आता है तो इस्लाम उत्तराधिकार संबंधित कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रमाण स्वरूप दिल्ली सल्तनत में इसके लिए चुनाव, मनोनयन या फिर वंशागत राजद्रोह कई प्रक्रियाओं के साथ चलती रहती थी। यानी कि चुनाव भी होता था, हटाया भी जा सकता था, गद्दी का हकदार भी बनाया जा सकता था, अपनी शक्ति के बल पर भी लग सकते थे। अतः इस मामले में उलटफेर करने की पूरी गुंजाइश होती थी। हिंदू मुसलमान राज्यों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। षड्यंत्र और गुप्त संधियों के जोर के साथ भी कभी कभी महिलाएं भी मुख्य भूमिका निभाती थी। यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी शक्ति का उपयोग करके, बल का उपयोग करके राजा बन सकता था। ज्येष्ठ उत्तराधिकार 100% पालन नहीं किया जाता था। इस संदर्भ में गुलहर शिदियों के मामले को हम ले सकते हैं कि ज्येष्ठ उत्तराधिकारी ही होगा, ऐसा नहीं होता था। कई बार पहले राजा की हत्या करके भी गद्दी हथिया ली जाती थी। यानी कि उत्तराधिकार का कोई भी नियम नहीं था, कोई निश्चित नियम है ही नहीं था कहीं पर भी। कश्मीर में भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को हमें मिल जाता है। भाई भाई की हत्या करके उत्तराधिकारी पद ले लेता है और सिंहासन प्राप्त कर लेता है। सत्ता के लिए पिता की हत्या भी कर दी जाती थी, चाचा की हत्या कर दी जाती थी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया जाता था। ऐसे एग्जाम्पल हमें राणा हर जगह पर, दिल्ली सल्तनत में, राजपूताना में, गुजरात में, राणा शासनकाल में, इसके अलावा कश्मीर में, असम में, हर जगह हमें इसी तरह के
उत्तराधिकार के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। केवल उड़ीसा राज्य में गंगा शासकों के शासनकाल में उत्तराधिकार के जो नियम हैं उनका सम्मान होता था। कालांतर में जब सत्ता का हस्तांतरण गजपति शासकों में हाथियों में हुआ था, तब इस नीति का कुछ अवमानना हुई थी। हम पाते हैं कि कपिलेंद्र की मृत्यु के बाद उसके छोटे पुत्र पुरुषोत्तम ने अपने बड़े भाई हामिर के अधिकार पर कब्जा जमा लिया था। सिर्फ 1-2 बार ही ऐसा हुआ है उड़ीसा में, लेकिन उड़ीसा में नियमों का पालन होता आया है। वैधता के प्रश्न की अगर हम बात करें तो राजा सर्वोच्च शक्ति होता था। वह सभी मामलों में अंतिम निर्णय लेता था। इस्लामी सुल्तान की सत्ता में कोई वैधता प्राप्त नहीं थी। खलीफा मुसलमानों का राजनीतिक प्रधान होता था। दिल्ली के सुल्तान अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए खलीफा के नाम से खुतबा पढ़ा करते थे। सिक्कों में अपना नाम खुदवाया करते थे। क्षेत्रीय राज्यों में अपनी सत्ता को वैध करार करना जरूरी था। यह केवल जनता पर ही हक जमाने के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंदियों को शांत करने के लिए भी जरूरी था। राज्यारोहण बिना संघर्ष एवं युद्ध के संपन्न नहीं होता था। अंत विजयी उत्तराधिकारी को अपनी वैधता साबित करनी होती थी। कुछ क्षेत्रों में इतनी दूर स्थित थे कि जिनमें बगदाद से खलीफा की मंजूरी मंगवाना मुश्किल और अव्यवहारिक था। इस स्थिति में उल्मा और सूफी संपन्न किया करते थे। तो कट्टर मुसलमान आपको अपने पक्ष में कराने के लिए मालवा, गुजरात और बंगाल, जौनपुर जैसे शासकों को उल्मा और सूफियों के समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बदले उन्हें अच्छे पदों और राजस्व मुक्त अनुदान प्रदान किए गए। वे अक्सर मुसलमान संतों और खानागाहों में दर्शन के लिए जाया करते थे। इवाजाओ खलजी, मुगीदुद्दीन, रुकुद्दीन, केकोस, शमशुद्दीन, फिरोज आदि बंगाल के शासक में खलीफा से वैधता की मंजूरी हासिल करते थे और सभी अब्बासाही खलीफा का नाम सिक्कों पर खुदवाया करते थे। इब्राहिम सर्की के संरक्षण में अनेक प्रमुख मुसलमान संतों को मखदूद, असादुद्दीन, आफताब हिंद, मखबदु सदरुद्दीन, चिराग हिंद, पांडुआ के शयाद, अलाउ हक आदि ख्याति पाई। मालवा शासक होसोंग शाह ने उलमा और सूफियों में बरसाने के हर प्रयत्न को प्रोत्साहित किया। ओडिशा में भी भगवान जगन्नाथ को वास्तविक राजा माना जाता था। इस कारण ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ा। उन्हें कपिलेंद्र द्वारा गंगा शासकों को हटाए जाने को वैध घोषित किया और हामिर की जगह पुरुषोत्तम देव को गद्दी दिलाने का समर्थन किया। तो इसी के साथ ये पूरी इकाई होती है समाप्त। हमने जाना सभी शासकों के बारे में, एक एक करके सभी वैधता उत्तराधिकारियों के बारे में एक एक करके। अगर आपको ये पूरी इकाई अच्छे से समझ आई हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम जानेंगे 4th इकाई के बारे में। 4th इकाई हमारी रहने वाली है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्यों के बारे में। वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो करें लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।